हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अभी तक हमने डिस्कस किया एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेटालिक कैरेक्टर, और उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस किया था। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई है, उनमें से एक प्रॉपर्टी आज हमें डिस्कस करनी है। वो है, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कलर्ड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फॉर्मेशन। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैक्सिमम जो कंपाउंड्स होते हैं एस ब्लॉक के या पी ब्लॉक के, उनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है या वाइट होते हैं। ऑन द अदर हैंड डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मैक्सिमम कंपाउंड्स होंगे वो कलर होते हैं। क्या होते हैं? कलर। उनका एक पर्टिकुलर कलर होगा। होप आप लोगों ने अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस किया होगा, हम पढ़ते ना साल्ट एनालिसिस, तो वहाँ पे भी हम जनरली आप देखोगे कि वो साल्ट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होंगे उनमें में से मैक्सिमम का क्या होता है? कलर होता है। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मैक्सिमम कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट के ही कंपाउंड्स का कलर होता है। तो होप आप लोगों को पता होगा कि किस सबस्टेंस का कलर होगा, किस सबस्टेंस का कलर नहीं होगा। सिंपली आप इस तरह समझ सकते हो, जो सन से जो लाइट आता है जिसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, वो सबको पता है कि 7 कलर्स का बना हुआ है। अगर वो 7 कलर्स किसी सबस्टेंस पे फॉल हो जाए और वो 7 कलर्स में से अगर कोई भी कलर वहां से वापस न चले जाए, यानी पूरा लाइट जितना भी आया था, जितनी भी रेडिएशंस आई थी, उन सभी रेडिएशंस को, पूरा व्हाइट लाइट को अगर कोई चीज एब्जॉर्ब कर ले, तो हम कहते हैं कि उस सबस्टेंस का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई सबस्टेंस तमाम रेडिएशंस को क्या कर ले, इमिट कर ले, किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब न कर ले, बल्कि जितनी भी रेडिएशंस वहां आई उन सबको क्या कर ले, रिफ्लेक्ट कर ले, तो वो जो कलर हो, वो जो सबस्टेंस होगा वो व्हाइट कलर का होगा। तो बाकी कलर्स कब आएंगे? जैसे आपको मैं इस तरह बता दूं कि फर्स्ट करो किसी सबस्टेंस ने येलो को छोड़ के बाकी तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, येलो कलर को छोड़ के बाकी तमाम कलर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा? उस सबस्टेंस से जब कोई लाइट गुजरेगा तो येलो लाइट को वो क्या कर लेगा, सर बाकी तमाम कलर्स को फर्स्ट करो उसने एब्जॉर्ब किया और येलो जो लाइट है उसको इमिट कर लिया, तो वो जो सबस्टेंस है वो आपको क्या दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा। जैसे जो चौक है मेरे हाथ में जो दिख रही है, ये येलो कलर की दिख रही है, तो उसका मतलब ये है कि येलो को छोड़ के बाकी तमाम कलर्स को ये क्या कर रहा है, जो सबस्टेंस है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सबस्टेंस का जो कलर है वो उस सबस्टेंस का इमिटेड रेडिएशंस की वजह, यानी किस कलर की रेडिएशंस को इमिट कर रहा है ना, जो सोर्स से लाइट आ रहा था, सनलाइट फर्ज कर लो, उसमें से किन रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, उन्हीं की वजह से इस सबस्टेंस का क्या होगा? कलर होगा। तो मैंने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं उन सबका कलर है, तो उसका मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, जो व्हाइट लाइट है उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज को, कुछ लाइट्स कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी कलर्स को इमिट करते हैं। जो इमिट कर लेंगे, जिन रेडिएशन को इमिट कर लेंगे, वही उन सबस्टेंस का क्या होगा? कलर होगा। तो क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं, ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किस तरह कर लेते हैं। तो वो आप इस तरह समझ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि डी ब्लॉक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन इंटर कर लेते हैं डी ऑर्बिटल्स में। और डी ऑर्बिटल्स 5 टाइप के हैं, सबको पता है। उनमें से एक को हम कहते हैं डी एक्स वाई, एक को कहते हैं डी वाई जेड, एक को कहते हैं डी जेड एक्स। इन तीनों का अगर आपको शेप ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस, जो हम क्लास 11 में डिस्कस करते हैं, अगर आपको याद होगा, तो इन सभी का शेप कुछ इस तरह का होता है। ये एक्सिस मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। इन सभी के 4 लूप्स होते हैं और 4 के 4 लूप्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस।
एक्सिस, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस इसका डिफरेंस होगा, यानी प्लेन डिफरेंट होगा। यहाँ पे प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा, यहाँ पे वाई जेड प्लेन होगा और यहाँ पे जेड एक्स प्लेन होगा। मगर चार के चार लूप्स क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस है ना। तो इन सभी का शेप ऐसा ही होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, सभी में चार ऑर्बिटल्स होंगे, चार के चार ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होंगे। और जो प्लेन होगा वो इसमें एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे मिलेगा वाई जेड प्लेन और यहाँ पे जेड एक्स प्लेन। और उसके अलावा दो और ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक को कहते हैं डी जेड स्क्वायर, है ना। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर आप लोग को शेप याद है, कुछ इस तरह का शेप था, ये फर्स्ट लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो चार लूप्स थे, चार के चार लूप्स अलोंग द एक्सिस थे, अलोंग द एक्सिस, कुछ इस तरह का शेप था। और डी जेड स्क्वायर की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट कर लो ये जेड एक्सिस है ना, तो अराउंड द जेड एक्सिस दो लूप्स थे, उसके अलावा एक सर्कुलर लूप था जो परपेंडिकुलर था किस एक्सिस के, वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस के, यानी वो था एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इन शेप से होप आप लोगों को भी ये क्लियर हुआ होगा। इन केस ऑफ dxy, dyz, dzx, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो ऑर्बिटल्स का यानी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, वो इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस। ऑन द अदर हैंड इन ऑर्बिटल्स में dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब हम फर्स्ट कर लो एक कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, डी ब्लॉक एलिमेंट का। फर्स्ट करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है सबको पता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट कर लो बीच में सेंट्रल मेटल होगा, है ना। सेंट्रल मेटल के इस तरह चार ऑर्बिटल्स या चार बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होंगे, चार बॉन्ड क्या होंगे, एक ही प्लेन में, है ना। और एक बॉन्ड प्लेन से ऊपर, एक बॉन्ड प्लेन से नीचे, है ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है। तो यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड जुड़ा है, यहाँ पे भी एक लिगेंड, यहाँ पे भी एक लिगेंड होगा, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे भी लिगेंड, यहाँ पे भी लिगेंड। यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के साथ लिगेंड्स कुछ इस तरह जुड़े हुए होंगे। क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि इस स्ट्रक्चर से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जब कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ने जब लिगेंड्स आएंगे, वो लिगेंड्स उस सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। फर्स्ट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस है ना। तो ये जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, देखो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप सेंट्रल मेटल की बात कर लोगे तो ये सेंट्रल मेटल है, फर्स्ट कर लो। इस सेंट्रल मेटल के अराउंड दो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, डी के ऑर्बिटल, उसके अलावा एस ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स हैं, उसके अलावा डी के दो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। एक ये वाला टाइप जिनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन बिटवीन द एक्सिस है, और दूसरे ये टाइप है जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है। तो अब देखो लिगेंड जब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसी सेंट्रल मेटल की टुवर्ड्स अप्रोच करता है तो वो अपने लोन पेयर्स का इस्तेमाल करके वो अप्रोच कर लेगा, क्योंकि उसको लोन पेयर का इस्तेमाल करके उस एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो क्या होगा, पहले जब सेंट्रल मेटल की तरफ लिगेंड्स इंफिनिटी से अप्रोच कर लेंगे तो जनरली वो सभी ऑर्बिटल्स को स्लाइड रिपल कर लेंगे। तो क्या होगा, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब जब ये लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल के नजदीक आते जाएंगे, इस सेंट्रल मेटल के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे, तो ये क्या कर लेंगे, वो ऑर्बिटल जो इन लिगेंड्स के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नजदीक होंगे उनको ज्यादा रिपल कर लेंगे इन कंपैरिजन टू उन ऑर्बिटल्स के जो उनसे थोड़े क्या होंगे, दूर होंगे, थोड़े डिस्टेंस पे होंगे, उनको कम रिपल कर लेंगे। जो नजदीक होंगे उनको क्या कर लेंगे, ज्यादा रिपल कर लेंगे, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ये भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये यहां से लिगेंड भी जो आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, या वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके अप्रोच करता है। तो इस वजह से सेम चार्ज की वजह से ये जो लिगेंड्स हैं वो क्या कर लेंगे, ऑर्बिटल्स को, यानी वो ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जनरली,
उनको क्या कर लेंगे, रिपल कर लेंगे, उनको क्या कर लेंगे, रिपल कर लेंगे। तो मैंने कहा कि वो ऑर्बिटल जो उनके नजदीक होंगे उनको ज्यादा रिपल कर लेंगे, जो उनसे दूर होंगे उनको कम रिपल कर लेंगे। तो कौन नजदीक है, यहां से आपको पता चला, क्योंकि यहां पे मैंने कहा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की अगर हम बात कर लें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैंने कहा कि लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो वो ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस होंगे उनको ज्यादा रिपल कर लेंगे इन कंपैरिजन टू उन ऑर्बिटल से जो अलोंग द एक्सिस नहीं है। तो कौन से ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है, अगर आप यहां पे अच्छी तरह देख लोगे तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना ये अलोंग द एक्सिस है, तो इनको ज्यादा रिपल कर लेंगे। तो इनको ज्यादा रिपल कर लेंगे तो इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो इन जो ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स को उतना ज्यादा रिपल नहीं कर लेंगे, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल कम कर लेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो रिपल क्या कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जो 5 ऑर्बिटल्स थे डी के, है ना, इसमें से एक था डी एक्स वाई, एक था डी वाई जेड, एक था डी जेड एक्स, एक था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक था डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी पहले सेम थी, मगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इनकी एनर्जी सेम रहने वाली नहीं है, बल्कि ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं, जिनमें से 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी और 3 की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ये जिनकी एनर्जी कम होगी वो हो जाएंगे क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और जिनकी एनर्जी बढ़ गई वो कौन से हो गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स थे ये अलोंग द एक्सिस थे, तो लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ गया, अलोंग द एक्सिस आ गया, तो इनकी एनर्जी बढ़ गई इनके कंपैरिजन में। तो क्या हुआ, जो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी पहले सेम थी, अब कॉम्प्लेक्स में उन सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं रहेगी, तो वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से एक को हम कहते हैं T2G सेट, इसको कहते हैं EG सेट। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सैंपल्स है जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में डिस्कस कर लोगे, है ना। तो क्या हुआ, 2 सेट्स बन गए, एक T2G सेट और दूसरी बन गई EG सेट, है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका है, एनर्जी का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, एनर्जी का, है ना। अब ये जो एनर्जी है ये फॉल होती है विजिबल लाइट रेंज में, किसमें, विजिबल रेंज में। सबको पता ना कि विजिबल रेंज की ही वजह से कलर्स आते हैं, सब चीजें हमें दिखती है ना। तो क्या होगा, फर्ज कर लो अगर यहां पे T2G में कोई इलेक्ट्रॉन होगा प्रेजेंट, है ना, इसको अगर विजिबल रेंज में एनर्जी मिल जाएगी तो वो विजिबल रेंज में से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो एक्साइट हो जाएगा किसमें, EG सेट में, है ना। यानी इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जा रहा है, EG सेट, T2G से कहां जा रहा है, EG, जिनको हम ट्रांजिशंस कहते हैं। तो इन ट्रांजिशंस के दौरान क्या हो रहा है, विजिबल लाइट में से एक खास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और बाकी जो कलर्स हैं उनको क्या कर लेगा, इमिट कर लेगा। जो इमिट कर लेगा उसी की वजह से इस सबस्टेंस का क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। तो याद रख लेना, क्योंकि यहां पे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब कंपाउंड बनता है तो डी ऑर्बिटल सभी की एनर्जी एक जैसी नहीं रहती है, बल्कि वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, और उन ग्रुप्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है, और वो एनर्जी जो डिफरेंस है मैंने कहा विजिबल रेंज में आ जाता है। तो जब भी ऐसे सबस्टेंस पे जब लाइट पड़ता है, सनलाइट फर्ज कर लो, तो क्या होगा, विजिबल रेडिएशंस में से या विजिबल रेंज में से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी रेडिएशंस को इमिट कर लेंगे। तो जो इमिट कर लेंगे वही उसका, उस सबस्टेंस का क्या होगा, कलर होगा। जैसे अगर आपको मैं बता दूं कि फर्ज करो किसी सबस्टेंस ने क्या किया, एक्साइटेशन के लिए येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया, तो बाकी जो कलर्स हैं वो इमिट कर लेगा, तो बाकी जो कलर्स का जो मिक्सचर बन जाएगा वो तकरीबन पर्पल बन जाएगा। तो अगर वो सबस्टेंस जो येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी कलर्स को इमिट कर लेगा, तो वो जो सबस्टेंस है वो आपको पर्पल जैसा दिखेगा। तो इस तरह होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनका कलर क्यों होता है। एक चीज याद रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कलर होने के लिए जरूरी ये है कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन पॉसिबल होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन तभी होगी जब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पार्शियली फिलेट होंगे, कंप्लीटली फिलेट होंगे। फर्ज करो डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे नेचुरल बात है ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स भी फिलेट हैं, ये ऑर्बिटल्स भी फिलेट है, तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना कि वो कॉम्प्लेक्स जिनमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन कंपाउंड्स का कोई कलर
नहीं होगा। और दूसरी चीज ये भी याद रख लेना कि वो कंपाउंड जिनमें डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन कंपाउंड्स का भी कोई कलर नहीं होगा। जैसे फर्ज कर लो Ti4 पॉजिटिव आयंस के जितने भी स्टार्स हैं इनका कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है Ti की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, उनमें क्या होगा, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं असली में, और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 पॉजिटिव बनाने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल गए, तो 3d में कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो इसलिए इस कंपाउंड का कोई कलर नहीं होगा। इसी तरह अगर हम जिंक की बात कर लें तो जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, 3d10 4s2 है ना। तो जिंक का अगर कोई कंपाउंड देखोगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाएगा +2 दिखाएगा, +2। तो वहां पे डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कहां से, 4s से, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, फिर भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 3d में 3d कंप्लीट है ना। तो यहां पे भी नेचुरल बात है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो कंपाउंड जिनमें डी पूरा कंप्लीटली फिल्ड होगा या डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डी पूरा एम्प्टी होगा, उन कंपाउंड्स का कलर नहीं होगा। तो मैंने कहा कि कलर्ड कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है कि जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना तभी कलर आएगा, वरना कलर उस कंपाउंड का कोई कलर नहीं होगा। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है वो हम डिस्कस कर लेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, होप आप लोगों को पता होगा, क्लास 11 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है ना। डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर लोगे तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी, n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो इसका मतलब ये कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ये पता चल रहा है कि एक तो ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज वेल एज n-1d में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो याद रखना, जब अगर सिर्फ ns में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, जैसे मेनली +2 दिखाएंगे, +2 दिखा सकते हैं और +1 भी दिखा सकते हैं है ना। मेनली क्या दिखाएंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर ns एज वेल एज n-1d में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लें, ये सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लें, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे क्या दिखाएंगे, +3 दिखाएंगे, +4 दिखाएंगे, +5 दिखाएंगे, +6 दिखाएंगे, इवन +8 तक भी कुछ एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी दिखाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, यानी हायर ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब दिखाएंगे, जब उनके ns इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, और जब ns इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज n-1d में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लें तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं। तो बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोस वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे आप आसानी के साथ डिसाइड कर सकते हो। आप कह सकते हो कि क्योंकि जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको अगर आप देखोगे तो पेनल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है और वैलेंस शेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो पेनल्टीमेट शेल के डी और इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लें तो हायर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर लोअर वैलेंस शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल यानी n-1d एज वेल एज ns इलेक्ट्रॉन सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लें तो ये क्या दिखाएंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से एक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन।
इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर याद है, मैंने कुछ दिन पहले हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो एलिमेंट जो बीच में है उनका तकरीबन मैंने कहा था कि साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है। साइज ऑलमोस्ट क्या है? एक जैसा है। तो क्या होगा, साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होने की वजह से क्या हो सकता है ना? सॉरी, हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स डी ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है? देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, फर्स्ट लो ये कुछ इस तरह अरेंज है। तो इन अरेंजमेंट्स के बाद इनके बीच में कुछ वाइड्स बनी हुई है, ये वाइड्स है ना। ये जो वाइड्स हैं इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इनमें आसानी के साथ हाइड्रोजन के एटम्स, कार्बन के एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स फिट आ सकते हैं, है ना। यानी इन साइड्स को वो ऑक्युपाई कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के कंपाउंड्स को जनरली हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। यानी वो कंपाउंड्स जब क्या होगा, एक डी ब्लॉक एलिमेंट का क्रिस्टल होगा, उनके वाइड्स में, इंटरस्टिशियल साइड्स में आके अगर कोई नॉन मेटल बैठ जाए, मेनली जिसमें मेनली होता है हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है, जैसे फर्स्ट आयरन की अगर हम बात कर ले, आयरन के क्रिस्टल है, तो वहां पे क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइड में अमूमन कार्बन आके बैठ जाता है ना। आप सबको पता है कि कार्बन एक नॉन मेटल है ना। तो वो क्या कर लेगा, इस यहाँ पे प्रेजेंट जो आयरन के एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके एक क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, मेनली कोवेलेंट बॉन्ड टाइप के बनाएगा। तो उस वजह से क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज हो जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड में, है ना। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि ये जो मेटलिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैलेबिलिटी है ना, डक्टिलिटी है, इस मेटल का कम हो जाएगा, मगर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए याद रख लेना कि जब भी किसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंटरस्टिशियल साइड में अगर कोई नॉन मेटल प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से जो कंपाउंड बन गया उसको मैंने कहा इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहेंगे। और इस इंप्योरिटीज के प्रेजेंस की वजह से, नॉन मेटल्स की प्रेजेंस की वजह से इनकी मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती है, मेनली मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मगर टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाता है। तो ये हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या हैं और वो कैसे बनते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ना है, इसमें है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉयस फॉर्मेशन। तो उसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलॉयस बनाने के लिए भी काफी मशहूर है, क्योंकि आप याद रख लेना डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैक्सिमम एटम्स का जो साइज है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है ना। मेनली वो एलिमेंट्स जो बीच में है उनके साइज में तो कोई चेंज नहीं था। तो साइज ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से क्या होगा कि किसी फर्स्ट करो आयरन का क्रिस्टल है ना। आयरन का क्या है, क्रिस्टल है। तो आयरन के क्रिस्टल में प्रेजेंट आयरन के एटम्स को कोई और एटम आसानी के साथ क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। म्यूचुअल क्या हो सकता है, म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल आसान रहेगी, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो वहां पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आयरन के कुछ एटम्स को अगर आप निकाल के उसकी पे आसानी के साथ आप निकल या क्रोमियम के एटम्स को प्लेस कर सकते हो। तो सबको पता है कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स के मिक्सचर को जनरली हम क्या कहते हैं, एलॉयस कहते हैं। और मैंने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स का साइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स का साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो उस वजह से वो एक दूसरे को आसानी के साथ म्यूचुअली क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट के बहुत सारे क्या बनते हैं, एलॉयस बनते हैं, जिनमें स्टेनलेस स्टील सबसे कॉमन एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, आयरन के क्रिस्टल में आयरन के कुछ एटम्स को रिप्लेस किया होता है निकल में या क्रोमियम में। तो इसलिए हमने कहा कि वो क्या बना सकते हैं, एलॉयस भी बना सकते हैं। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से मेनली कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, और उसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट एक्ट क्यों करते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम शुरू कर लेंगे कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें मेनली दो कंपाउंड्स हमें डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह वो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।